Hello everyone, I am मीनाक्षी सैनी फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय मथुरा कैंट। इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर बिज़नेस स्टडीज़ के चैप्टर 7 सोर्सेज ऑफ बिज़नेस फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, सोर्सेज ऑफ बिज़नेस फाइनेंस मींस बिज़नेस को फाइनेंस करने के कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो मेनली हम इसमें कंपनी के सोर्सेज ऑफ बिज़नेस फाइनेंस की बात करेंगे। कंपनी जो एक सबसे बड़ा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे वो फंड्स को रेज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं, उससे पहले हम पढ़ेंगे कि बिज़नेस फाइनेंस का मीनिंग क्या है। So, the meaning of business finance is the management of cash and credit in the organization, not only to meet the day-to-day expenses of the organization, but also for its growth, expansion and diversification. तो बिज़नेस फाइनेंस का मतलब हुआ कि हमारे पास जो भी फंड्स हैं वो किस किस पर्पस से हम यूज़ कर सकते हैं, जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए, और बिज़नेस के ग्रोथ के लिए और बिज़नेस के एक्सपेंशन के लिए। तो दैट मीन्स जो बिज़नेस जिस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में लगा हुआ है, उस बिज़नेस की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटीज़ बिजनेस रिक्वायर मनी, फाइनेंस। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। जैसे किसी भी नेचुरल पर्सन की बॉडी में ब्लड है, तो ब्लड के बिना काम नहीं कर सकती है, बॉडी चल नहीं सकती है। सेम ऐसे ही यही फाइनेंस की इम्पोर्टेंस है बिज़नेस में। तो कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। तो डे टू डे एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं और कोई ऐसी एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं जो हम कभी कभी परफॉर्म करते हैं ग्रोथ, एक्सपेंशन या फिर डाइवर्सिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब अगर हम इस पे पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस हैं, तो बिज़नेस फाइनेंस करने के लिए अगर इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये तो पता होना चाहिए कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है बिज़नेस फाइनेंस करने के जो सोर्सेज हैं उनकी। तो बिज़नेस फाइनेंस की क्या इम्पोर्टेंस है। So firstly, it is the lifeblood of the business. No business can start, run or expand without adequate finance. बिना फाइनेंस के या कम फाइनेंस के साथ कोई भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता, ना हम उसको रन कर सकते हैं, ना उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, ना ही उसका डाइवर्सिफिकेशन या ग्रोथ किया जा सकता है। तो जो फाइनेंस है उसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि वो लाइफ ब्लड की तरह से काम करता है। तो जो फाइनेंस है वो बहुत सारे पर्पस में हम यूज़ करते हैं, लाइक एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। जब किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट किया जाता है तो उसके एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हमें एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, राइट। तो जो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हैं वो भी उसके लिए फाइनेंस चाहिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस हैं जब बिज़नेस से रेवेन्यू आना शुरू नहीं होता, उससे पहले के जो एक्सपेंसेस हैं उनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हम बोलते हैं। प्रमोशन एक्सपेंसेस, बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए जो एक्सपेंसेस हैं, अगर जैसे एडवर्टाइजमेंट देना बिज़नेस के लिए, उसके प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट देना। फीस पेड टू स्पेशलिस्ट फॉर सेटिंग अप ऑफ द बिज़नेस। कई बार हम स्पेशलिस्ट अपॉइंट करते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, प्रोफेशनल प्रमोटर्स होते हैं जो कंपनी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, कंपनी की फॉर्मेशन करते हैं। तो उनको भी हम अगर कोई फ़ीस दे रहे हैं तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। तो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस के लिए हमें फाइनेंस चाहिए।
दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरिंग फाइनेंस। फाइनेंस को हमें प्रोक्यूर करना है, मान लीजिए बैंक से लोन लेना है, तो बैंक हमें लोन देगा, उस पर बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी जो फाइनेंस है उसको हमने प्रोक्यूर किया है, तो हर फाइनेंस को प्रोक्यूर करने की कॉस्ट है। कई बार हमें अंडरराइटिंग कमीशन देना पड़ता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है, यानी जो इंटरमीडियरीज़ हैं वो उन सबको कमीशन देना पड़ेगा, ये एक तरह के कमीशंस ही हैं। तो अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो शेयर्स इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और उसकी जो भी प्रोस्पेक्टस इशू करने की जो कॉस्ट आती है वही इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस की कॉस्ट है, कमीशन। तो कई सारे टाइप के कॉस्ट इनकर की होते हैं जो कि फाइनेंस को प्रोक्यूर करने के लिए होते हैं। देन फॉर प्रोक्यूरिंग फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स हमें चाहिए ऐसे एसेट्स जो लंबे समय के लिए बिजनेस यूज़ करेगा, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, जिसको न्यूयर फ्यूचर में सेल करने के लिए नहीं बाय किया गया है। ऐसे एसेट्स फिक्स एसेट्स होते हैं। तो फिक्स एसेट्स भी चाहिए होते हैं बिज़नेस को, तो फिक्स एसेट्स बाय करने के लिए भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देन फॉर प्रोक्यूरिंग करंट एसेट्स, करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जो हम रीसेल पर्पस के लिए बाय करते हैं या नियर फ्यूचर में उनके कंजम्पशन हो जाएगा, तो नॉर्मली 1 ईयर हम मान के चलते हैं। तो 1 ईयर में जो या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल जो एसेट्स कंज्यूम हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं, रियलाइज़ हो जाते हैं, उन्हीं को हम करंट एसेट्स बोलते हैं। तो लाइक कैश, रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, तो ये सब हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स को के लिए भी हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। देन फॉर प्रोक्यूरिंग इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स दैट मीन्स जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिनको सिर्फ फील किया जा सकता है, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये कुछ इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स को प्रोक्यूर करने के लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट is for procuring funds for growth, expansion and diversification। ग्रोथ करने के लिए बिज़नेस को लार्ज स्केल पे लेके जाना है, एक्सपैंड करना है बिज़नेस, या फिर डाइवर्सिफाई करना है बिज़नेस का। पहले एक प्रोडक्ट है, अब 2-3 या और अलग अलग हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब एक्टिविटीज़ हुई जिनके लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और इन किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए फाइनेंस की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, और कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं है जिसके बिना फाइनेंस के बिना जिस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा सके। तो दैट मीन्स फाइनेंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बिज़नेस में। अब हमें फाइनेंस मेनली 2 रीज़न्स के लिए ज़रूरी होता है। वन इज़ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड अनदर इज़ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो पहले हम देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कैसे ज़रूरत पड़ती है। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि ऐसी कैपिटल जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए मतलब फिक्स एसेट्स को बाय करने के लिए चाहिए। तो इट मीन्स द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर बाइंग फिक्स एसेट्स ऑफ द बिजनेस। Fixed assets means those assets which will remain in the business for a long period, such as land, building, machinery, furniture, etc. तो ये सब फिक्स एसेट्स हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म तक बिज़नेस में यूज़ करते हैं। उनको रीसेल पर्पज़ के लिए बाय नहीं किया जाता, उनको काफ़ी टाइम तक यूज़ करने के लिए बाय किया जाता है। तो उन एसेट्स को प्रोक्यूर करने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी उसको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं।
Thus, fixed capital requirement include capital which should have the following two features. एक तो it is invested to fulfill the long term requirement of the business, जिससे हमारी long term requirement पूरी हो, वो फिक्स कैपिटल होगी. एंड इट कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस एंड इज़ कॉन्टीन्यूली यूज्ड इन द बिजनेस. और उसको बीच में ही विड्रॉ नहीं किया जाएगा और उसको लंबे समय तक यूज़ किया जाएगा. तो ये फिक्स कैपिटल के दो फीचर्स हैं. अब ये जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कुछ बिज़नेस के फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि कितनी फ़िक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. तो एक तो नेचर ऑफ बिज़नेस है. अगर स्मॉल स्केल बिज़नेस है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, और अगर लार्ज स्केल बिज़नेस है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. स्केल ऑफ ऑपरेशन के बेस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं. फिर नेचर ऑफ बिज़नेस है. अगर मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर हमें रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, है ना, मैन्युफैक्चर करने के लिए गुड्स को. अगर ट्रेडिंग बिज़नेस है तो वहाँ पर सिर्फ बाय करके सेल करने हैं गुड्स, तो वहाँ पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी. अगर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करना है बिज़नेस का तो वहाँ पर जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है ज़्यादा होगी. और अगर ग्रोथ एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी लेस. तो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है कि कितनी फ़िक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी बिज़नेस को. नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब हुआ कि बिज़नेस को वर्किंग बनाने के लिए, डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी वही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है. So this include the requirement of funds for the day-to-day operations of the business. Example है funds required for payment for day-to-day expenses like salary, rent, wages. तो day-to-day operation के जो expenses हैं उनको meet करने के लिए जो कैपिटल की ज़रूरत है वही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है. तो जैसे कि करंट एसेट्स हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बिल रिसीवेबल, एंड फॉर मीटिंग करंट एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, वेजेस, रेंट, टैक्सेस, इन सब को पेमेंट करने के लिए जो कैपिटल की ज़रूरत है वो ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है. अब जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी किसी बिज़नेस कंसर्न की कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. जैसे कि सेल्स. अगर बिज़नेस की सेल्स में कैश कंपोनेंट ज़्यादा है, कैश सेल ज़्यादा है, तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि वहीं से ज़्यादातर कैश मिल जाएगा. लेकिन अगर क्रेडिट सेल ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा पड़ेगी, ज़रूरत होगी. उसके बाद ग्रोथ एक्सपेंशन करना है बिज़नेस को तो वर्किंग कैपिटल ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा. और अगर कम ग्रोथ एक्सपेंशन करना है तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत पड़ेगी. फिर एक और फैक्टर है सीज़नल फैक्टर. अगर किसी पर्टिकुलर सीज़न में हमें प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है तो उस पर्टिकुलर सीज़न में उसके वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और बाकी दूसरे टाइम में वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत पड़ेगी. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी अफेक्ट होती है. नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ बिज़नेस फाइनेंस. कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम अपने बिज़नेस को फाइनेंस कर सकते हैं. तो मेनली हम इनको दो में डिवाइड करते हैं. जितने भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, ओन्ड फंड्स एंड बोरोड फंड्स. ओन्ड फंड्स वो हैं जो ऑनर्स बनकर पैसा लगाते हैं बिज़नेस में, और बोरोड फंड्स वो हैं जिनको इंटरेस्ट मिलता है रिटर्न में और वो लेंडर की तरह से पैसा लगाते हैं बिज़नेस में. तो सबसे पहले ओनर्स फंड्स में है शेयर. शेयर इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ द शेयर कैपिटल विच इज़ रेज्ड फ्रॉम ओनर ऑफ द कंपनी.
अब ये जो शेयर्स है वो आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल हम टर्म यूज़ करते हैं, बिकॉज ओनली 1% पर्सन इन्वेस्ट द कैपिटल इन द बिजनेस. नाउ हेयर वी यूज़ द टर्म शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल आप ऐसे समझ सकते हैं, कैपिटल विच इज़ शेयर्ड बाय मैनी पीपल. कैपिटल विच इज़ शेयर्ड बाय मैनी पीपल. तो यहाँ पर जो कैपिटल है उसको वो बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो हम क्या करते हैं कि उस कैपिटल को स्मॉल डिनोमिनेशंस में डिवाइड कर देते हैं, एंड दैट डिनोमिनेशन, दैट स्मॉल वैल्यू इज़ नोन एज शेयर. जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी की शेयर कैपिटल है 1 करोड़ रुपए. अब 1 करोड़ रुपए कोई एक पर्सन तो इन्वेस्ट करेगा नहीं, उसमें बहुत सारे लोग मिलकर, क्योंकि ये शेयर कैपिटल है ना, तो बहुत सारे लोग शेयर करके उसमें बिजनेस में कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे. तो हम क्या करेंगे, 1 करोड़ का एक स्मॉल डिनोमिनेशन बना लेंगे, मान लीजिए 10 रुपीज़. तो हमने डिसाइड किया, मतलब कंपनी ने डिसाइड किया कि एक शेयर 10 रुपीज़ का है. दैट मीन्स इफ़ अ पर्सन वांट्स टू इन्वेस्ट 10 rupees in the business, then that shareholder, that applicant will buy 1 share in the company. If a person wants to invest 20 rupees in the capital of the business, then he will buy 2 shares in the company. तो हमने क्या किया, पूरी कैपिटल को एक स्मॉल डिनोमिनेशंस में डिवाइड कर दिया, और उस स्मॉल डिनोमिनेशन को ही शेयर बोलते हैं. एंड दोज हु इन्वेस्ट इन द शेयर्स आर नोन एज शेयर होल्डर्स. सो एज सच द ओनर्स ऑफ द शेयर कैपिटल बिकम द को ओनर्स ऑफ द कंपनी. तो ये जो सारे ओनर्स जिन्होंने शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट किया है, दे आर नोन एज को ओनर्स ऑफ द कंपनी, and also known as shareholders. They are holding the shares, that's why they are known as shareholders. Being co-owners of the company, they receive share of the profit every year, which is known as dividend. See, because they have invested some money in the business, shareholders invested some money in the business, तो इस होप में ही वो इन्वेस्ट करते हैं कि उनको रिटर्न में कुछ मिलेगा. वी डिपॉजिट मनी इन बैंक में हम मनी डिपॉजिट करते हैं, तो इस होप में इन्वेस्ट करते हैं कि बैंक हमें इंटरेस्ट देगा, है ना. तो इसी तरह से इन्वेस्टर ने कंपनी को मनी दी है, एज शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट किया है, तो उसको जो रिटर्न मिलेगा दैट इज़ नोन एज डिविडेंड. Now there are types of shares. There are 2 types of shares. One is equity share and another is preference share. So let's first study what is equity share. Equity shares shares हैं, क्योंकि ये तो owners तो हैं ही. अब equity share क्या है? Equity shares ऐसे shares हैं जिन पर कंपनी को कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करने का. कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करने के लिए कंपनी बाउंड नहीं है. अगर कंपनी को प्रॉफिट्स हैं और ये डिसाइड किया जाता है कि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो ऐसे में कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी. अगर ये डिसाइड किया जाता है कि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती, तो ऐसे में कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी. कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि पर्टिकुलर रेट ऑफ डिविडेंड का डिविडेंड पे करना ही है. सो दीज आर दोज शेयर्स विच डू नॉट इम्पोज एनी ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी टू पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड टू देयर होल्डर्स. यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई कोई ऐसा नहीं है कि उनको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा. लेकिन उनके पास एक प्रिविलेज है. प्रिविलेज ये है कि दे हैव वोटिंग राइट. इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट इन द कंपनी. दे हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी.
यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ये प्रिविलेज है कि वो कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा जो अभी हम टाइप पढ़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, दे डू नॉट हैव right to participate in the management. Only equity shareholders have right to participate in the management. बट इनको यहाँ पर इनके लिए एक लिमिटेशन है कि इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलेगा। इनको रेजिडुअल ऑनर्स भी बोलते हैं। और इक्विटी शेयर कैपिटल इज़ अ प्री रिक्विजिट टू द क्रिएशन ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो प्री रिक्विजिशन है। चाहे प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू ना करे, लेकिन इक्विटी शेयर्स इशू करना ज़रूरी है। एंड दे एन्जॉय द रिवॉर्ड एज वेल एज बेयर द रिस्क ऑफ द ओनरशिप। इनको रिवॉर्ड भी मिलता है और रिस्क भी इनका ही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सबसे बाद में इनको अगर कुछ बचता है, प्रॉफिट में से सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर कुछ बचेगा तो इनको मिलेगा। वो भी डिपेंड करता है डायरेक्टर्स की डिस्क्रिशन पर, राइट। तो लेकिन रिस्क भी इनका, रिवॉर्ड भी इनका ही ज़्यादा है। तो अगर इन केस अगर बहुत ज़्यादा बचता है प्रॉफिट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो रिवॉर्ड भी इनका ही सबसे ज़्यादा होगा। तो इनको फ़ायदे भी है, नुकसान भी हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल के कुछ मेरिट्स हैं। तो फर्स्ट मेरिट है परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। इक्विटी शेयर जो है परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ही कंपनी पे करती है। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन मतलब जब कंपनी बंद होगी उसी टाइम पर शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस किया जाएगा। बट दैट डजेंट मीन if you have invested in a company's equity share capital, तो अगर कंपनी 200 ईयर्स चलेगी तो आपको आपका पैसा 200 ईयर्स बाद ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो वहाँ पे जो मार्केट क्रिएट होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और फिर अगर मान लीजिए 1 साल बाद आपको फील हुआ कि आपको अपने पैसे चाहिए, तो कंपनी तो आपको आपके पैसे वापस नहीं देगी क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है इक्विटी शेयर कैपिटल में। लेकिन एक दूसरी मार्केट होती है सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। देयर आर लेंडर्स एंड बोरोवर्स ऑफ फंड्स देयर। तो वहाँ पर यू वांट टू बोरो फंड्स, आपको अपने शेयर को लिक्विडाइज करना है, तो आप अपने शेयर्स किसी और लेंडर को सेल कर दोगे। देर आर मैनी प्लेयर्स इन द मार्केट। तो वहाँ पर लेंडर्स अवेलेबल हैं फंड्स के, जो दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, तो वो आपको फंड्स दे देंगे और आप उनको शेयर्स दे दोगे, राइट। तो कंपनी के लिए एक परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड इन द इक्विटी कैपिटल ऑफ सम बिजनेस, दैट मीन्स आप फंस गए वहाँ पर और आप उसके बाद अपने पैसे को लिक्विडाइज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। दूसरा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड नॉट कंपल्सरी इन द ईयर ऑफ लॉसेस, दस देयर इज़ नो बर्डन ऑन द कंपनी। अगर कंपनी को लॉसेज हो रहे हैं, इन दैट केस कंपनी इज़ नॉट बाउंड टू पे द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी पर कोई बर्डन नहीं है कि उसको डिविडेंड पे करना ही है। इवन इनफैक्ट अगर प्रॉफिट्स भी हुए हैं तभी भी कंपनी बाउंड नहीं है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रॉफिट्स के केस में भी। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ डायरेक्टर्स whether they want to distribute the profit as dividend to equity shareholders or not. थर्ड इसकी मेरिट है वोटिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स फैसिलिटेट डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी मैटर्स। तो इसके अंदर जो वोटिंग राइट है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो
ज़्यादा मिला हुआ है क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्रोल है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल का मतलब है किसी एक का कंट्रोल नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास इक्विटी शेयर्स हैं, तो सब अपना जो राइट है वो कंपनी के मैटर्स में रख सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ with fluctuating returns, shareholders enjoy higher returns in the years of higher profits. तो जब कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं तो उस टाइम पर हायर रिटर्न्स भी इक्विटी शेयर होल्डर्स ही एंजॉय करते हैं, उन्हीं को ज़्यादा प्रॉफिट्स का शेयर भी मिलता है। बाकी दूसरे जो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस हैं उनको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, लेकिन सुपर प्रॉफिट्स के केस में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। तो ये इसके कुछ मेरिट्स हुए। अब है इसके कुछ डीमेरिट्स। इक्विटी शेयर्स के कुछ डीमेरिट्स भी हैं, लाइक रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स। रिटर्न्स का कोई फिक्स नहीं है, कभी हो सकता है ना मिलें, कभी कम भी मिल सकते हैं, कभी बहुत ज़्यादा भी मिल सकते हैं। देन हायर कॉस्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल को रेज़ करने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि इसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है और उसके अलावा भी काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो इसीलिए इसकी जो कॉस्ट है, इसको रेज़ करने की कॉस्ट ज़्यादा आती है। और थर्ड इसका डीमेरिट है डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उतना ज़्यादा कंपनी पर जो कंट्रोल है वो कम होगा, जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो जाएगा, ज़्यादा लोगों के हाथ में आ जाएगा कंट्रोल। तो ये भी इसका एक डीमेरिट है, बहुत सारे लोगों के हाथ में कंट्रोल आ जाना। तो अभी इस वीडियो में हमने बिज़नेस फाइनेंस के इंट्रोडक्शन का पढ़ा और जो इक्विटी शेयर कैपिटल एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसके बारे में पढ़ा। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे बाकी नेक्स्ट जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं उनके बारे में। तब तक के लिए बाय।